ये तीनों स्वतंत्र राज्यों के बीच आपस में कोई ना कोई एक सहमति या गठबंधन होगा। उसने 3 राज्यों की चर्चा की, एक पाकिस्तान हुआ, एक मुल्क बंगाल हुआ, एक उस्मानिस्तान होगा, इनके बीच परस्पर समझौता हो। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान में कभी घुसने नहीं दिया गया। जो चौधरी रहमत अली पाकिस्तान से बाहर तड़प कर मर गया, उसको अंदर कभी जाने नहीं दिया गया, क्योंकि उसके हुक्मरान थे, उनको लगता था कि भाई अगर ये जाएगा तो भड़काएगा पाकिस्तानी लोगों को, कहेगा कि देखिए भाई आपका कश्मीर इंडिया में रह गया, आपका असम इंडिया में रह गया, हैदराबाद का पता ही नहीं है किस तरह से आपके हुक्मरान ने कौन सा पाकिस्तान लाया, वो तरफ कर मर गया, उसको कभी अंदर नहीं जाने दिया। तो शुरू में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जिन्ना ने नहीं किया है। उसने लाहौर प्रस्ताव लाया था तो उसने सेपरेट मुस्लिम स्टेट और स्टेट्स, अब देखो ये भी गौर करने वाली बात है, उसने भी केवल ये नहीं कहा था कि एक मुस्लिम प्रांत, एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य होगा, एक से अधिक भी हो सकता है, इसलिए स्टेट शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि उधर जो बंगाल में जो फजलुल हक था, वह बंगाल की आइडेंटिटी को लेकर बड़ा कॉन्शियस था कि भाई हम आपके साथ नहीं भी जा सकते, तो कहीं ना कहीं बंगाली नस्लिस्ट को भी उसको खुश करना था, उसने एक से अधिक की संभावना भी बता दी। तो किसी आलोचक ने सच ही कहा है, एक तरह से अगर आप कहिए तो लाहौर प्रस्ताव में बांग्लादेश की नींव पड़ गई, क्योंकि भविष्य में बंगाल को आपने उम्मीद दे दी कि भाई आप अलग भी हो सकते हो। एक आलोचना इस आधार पर होती है लाहौर प्रस्ताव की। और एक आश्चर्य की बात आपको यह है कि लाहौर प्रस्ताव को कहीं भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस से सपोर्ट नहीं मिला। अगर लाहौर प्रस्ताव को सपोर्ट भी मिला तो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंस से, मतलब ना तो पंजाब ने सपोर्ट किया न बंगाल ने। वैसे ये जरूर है कि लाहौर प्रस्ताव में सिकंदर हयात खान गया था, रोल भी प्ले किया था, लेकिन वहां से लौटा तो जब छोटू राम और पूछा, अब वो घबरा रहा है कि भाई कहीं ऐसा न हो कि हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन खराब हो जाए जाट के साथ और सिखों के साथ, क्योंकि तो हिंदू थे। उसने तुरंत अपना हाथ पल्लू झाड़ लिया जिन्ना से कि हम उनके साथ नहीं। इधर बंगाल में फजलुल हक भी झाड़ लिया, क्योंकि वो भी कुछ हिंदू और मुसलमान दोनों के समर्थन से वो अपना प्रजा पार्टी रन कराता था, उसको सपोर्ट मिला था बिहार के मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमान, संयुक्त प्रांत के मुसलमान और बॉम्बे के मुसलमानों से, जबकि पाकिस्तान में यहाँ के मुसलमानों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और जिन्ना कभी स्पष्ट करते नहीं थे कि पाकिस्तान की योजना क्या है, कौन कौन सा क्षेत्र होगा। इस कारण से उनको वहां से सपोर्ट मिल रहा था जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में थी, जहां मेजोरिटी में थी वहां उनको सपोर्ट नहीं था। तो ये बात है, मुझे लगता है कि कॉमनल पॉलिटिक्स आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ तक। अब हम आपको उस डायग्राम को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। देखिए 20 मिशन तक हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन पर चलते हैं। जैसे तो मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में छेड़ा था, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिश को संकट की स्थिति में डालें, लेकिन वो उम्मीद कर रहे थे कि ब्रिटिश हमारे साथ आकर डील करे। ब्रिटिश डील नहीं कर रहे। अंत में क्या हुआ, जापान ने मलेशिया और सिंगापुर पर हमला किया। मलेशिया सिंगापुर से लोग जान बचाकर भागे, आर्मी भाग गई, वहां के सिविलियंस को जापानियों की कृपा पर छोड़ दिया। इधर क्रिस मिशन आया, उसे गांधी जी निराश हुए। क्रिस मिशन की विफलता ने सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश डील करने के लिए नहीं है स्थिति में। जो एडवर्ड क्रिप्स आया था वो व्यक्तिगत तौर पर गांधी जी को बहुत सम्मान करता था। गांधी जी को सम्मान करने के बाद भी वह कुछ कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि चर्चिल ने उस पर बेतरह दबाव डाल रखा था जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तीसरी बात यह हुई कि क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें अमेरिका भी साथ था और दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध हो रहा था, उधर चाइना भी उस युद्ध में था। तो जापानियों से लड़ने के लिए एशिया में कुछ ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन सेना उतारी गई। तो जो सैनिक कैंटोनमेंट थे जिस क्षेत्र में वो थे, उस क्षेत्र में लोगों ने परेशानी महसूस की। दूसरा, सारा अनाजों का सप्लाई उनको गया, जिस कारण से बंगाल में अनाजों की स्कार्सिटी हो गई और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसका अलग असंतोष था। एक दूसरा मुद्दा उभर कर आया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बहुत सारे सामाजिक वर्गों पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव छोड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आप देखोगे पूंजीपति भी परेशान थे, जमींदार किसान भी परेशान थे, सभी परेशान थे, आर्थिक दबाव सभी के ऊपर बढ़ रहा था। ये भी एक फैक्टर था। और एक फैक्टर यह था कि चूंकि उस समय एक र्यूमर यह फैल गया था कि जापानी बंगाल की खाड़ी के रास्ते इंडिया में घुस सकते हैं, तो इस डर से बंगाल की खाड़ी में मछुआरों के जितने नाव थे उसको डुबो दिए गए थे। तो मछुआरे अलग परेशान थे, उनको लगता था कि भाई ये तो हमारे नाव को डुबो दिया गया, हमारी जीविका पर हमला किया गया। एक तरह से एक आंदोलन का माहौल बदल गया था, एक आंदोलन का माहौल बन गया था। और अचानक से जैसे जैसे गांधी जी का भी धैर्य की सीमा टूटने लगी थी, सुमी सरकार लिखते हैं कि 1942 के ग्रीष्म ऋतु तक गांधी जी के वक्तव्य में काफी आक्रोश उभरने लगा था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गांधी जी को डर यह था कि भाई गांधी जी को बेसिक डर यह था कि जापानी ब्रिटिश के कारण हिंदुस्तान में चले आएंगे और हिंदुस्तान को सफर करना पड़ेगा। और एन मौके पर जैसे सिंगापुर और मलेशिया को ब्रिटिश ने धोखा देकर वहां से भाग गए, अपने आर्मी को निकाल कर इंडिया से भाग जाएंगे और इंडियंस को ब्रिटिश के कारण दर्द झेलना पड़ेगा। इसीलिए गांधी जी ने कहना शुरू कर दिया ब्रिटिश को कि आप हमें या तो अराजकता पर या ईश्वर की कृपा पर कृपया छोड़ के आप चले जाइए।
और गांधी जी को बेचैनी जापानियों के आक्रमण की थी। अंत में गांधी जी ने कहा साफ कि अब मैं और अधिक इंतजार नहीं कर सकता, जिन्ना साहब के हृदय परिवर्तन की राह नहीं देख सकता। एक वाकया जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आजाद 1940 में अध्यक्ष बने थे और चूंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर था छिड़ा हुआ, तो उसके बाद अध्यक्ष के पद का फिर दोबारा चुनाव हुआ नहीं, तो 46 तक बने रहे। 42 में वही अध्यक्ष थे, लेकिन अब कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम नहीं था। कांग्रेस कोई अखिल भारतीय आंदोलन आरंभ करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जानती थी कि अभी सिचुएशन उसके लिए है नहीं। नेतागण कंफ्यूज थे, सभी के अलग अलग विचार थे। तो मौलाना आजाद उसमें कलकत्ता भी चले आए थे और उनकी बीबी बेगम जो थी वो सख्त बीमार थे। जब डॉक्टर से वार्ता हुई तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए चंद दिनों का मेहमान है, तो इनको ये चंद दिनों के मेहमान है, इनको छोड़ दीजिए और यही बेहतर होगा, क्योंकि अब इनको कोई चिकित्सा इनका कोई उपचार नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा आप खर्च कर सकते हैं तो इनको खुश रखिए, इनके साथ समय स्पेंड करिए, क्योंकि अब ये 15-20 दिन या 25 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं मतलब जीवित नहीं रह सकते। अब उनके लिए कितना ट्रायल मोमेंट था। बेगम जो उनका जीवन साथी थी वो मरने वाली थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब शेष उसी के समय भी गुजारते हैं, क्योंकि पार्टी का तो कोई काम है नहीं। वे बेगम के साथ रहते थे, उनको मेडिसिन देते थे, उनको खुश रखने की कोशिश करते थे, तरह तरह की कहानियां सुनाते थे, कभी होली कुरान पढ़कर सुनाते थे। तभी गांधी जी का बुलावा आया कि मौलाना को बुलाओ। गांधी से जब मिलने गए तो गांधी जी ने कहा मौलाना हम एक आंदोलन आरंभ करना चाहते हैं अखिल भारत, और हम एकदम इस आंदोलन के लिए तैयार है। कांग्रेस हमारे साथ है तो हम कांग्रेस को साथ लेकर चलेंगे, नहीं तो हम अकेला खड़ा करेंगे इस आंदोलन को, लेकिन हम करेंगे ब्रिटिश को भारत पर छोड़ना पड़े। तो मौलाना आजाद ने एक बार गांधी जी का चेहरा देखा, क्योंकि उसमें का माहौल ऐसा था कि उनको लगता था अभी अगर कोई अखिल भारतीय आंदोलन आरंभ हो जाता है तो ब्रिटिश बड़ा उग्र दमन करेंगे। तो पहले उन्होंने गांधी जी का थोड़ा चेहरा देखा, उन्होंने पूछा कि बापू आप अच्छे ढंग से सोच लिया है। बापू अच्छे ढंग से सोच लिया है का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि बापू आपने इसको अच्छे ढंग से सोचा है, मतलब वो डर नहीं रहे थे। उनको लग रहा था कि आंदोलन का माहौल वैसा नहीं है। अभी अगर कोई भी अखिल भारतीय आंदोलन आरंभ किया जाएगा तो ब्रिटिश उसका ऐसा उग्र दमन करेंगे कि आंदोलन अपनी मौत मर जाएगा और इंडिया में बहुत कैजुअलिटीज हो जाएगी। तो वे इस बात से बहुत भयभीत थे, आंदोलन की उस संभावना से। इस बात से अपने लिए भयभीत नहीं थे, भारतीय लोगों के लिए भयभीत थे कि भाई भारतीय की कितनी कैजुअलिटीज होगी, हजारों लोग मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा गांधी जी से कि बापू आपने सोच लिया है। गांधी जी ने कहा मैंने बिल्कुल सोच लिया है, पर मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैं आंदोलन आरंभ करना है। तो बोले कि ठीक है, उसे अनुमति ली, कहा कि मैं आ जाता हूँ। और फिर यहाँ से गए और जाकर अपनी पत्नी से मिले। अंतिम बार कहा बेगम अब हमसे जन्नत में आपकी मुलाकात होगी, आप हमारा इंतजार कर। बड़ी कह के निकल गए और चले गए। देश के काफी गिरफ्तार होकर वो जेल में गए। बेगम मर गई। यहाँ जब जेल से जब निकल कर आएंगे तब जब उनको गाड़ियों का काफिला जब उनको लेके चल रहा होगा, तब वो कहेंगे कि हम अपने सबसे पहले बेगम से मिलना चाहेंगे और तब उनके बेगम के कब्र पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ऐसे थे एक नेता जिन्होंने इस राष्ट्रीय आंदोलन में कितना बड़ा त्याग किया था, उसको सोच सकते हैं। अब सारे नेता एकत्रित हुए बॉम्बे में और 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित हुआ जिसको कहते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताव। और उसमें गांधी जी की सबसे बड़ी बात है कि उसमें कई चीजों से गांधी जी अपने लीग से पीछे हट गए, जैसे अलग हट गए। उन्होंने 5 अगस्त को ही कहा कि हम आपसे अपनी अहिंसा नहीं मांग रहा, अगर आंदोलन आरंभ करने का मतलब हिंसा है तो हम हिंसा का खतरा भी बोलने के लिए तैयार है। उन्होंने यहां तक बयान दे दिया कि अगर हिंसा भी होता है तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मतलब यह है कि अब उसके लिए पूरी तरह से आमादा थे। और जो मूवमेंट है 8 अगस्त को जब उन्होंने घोषित किया, तो अगर आप गौर करके देखेंगे तो पहले से यह बात तय थी कि ब्रिटिश सरकार बिल्कुल ही कहर बनकर टूटेगी, और वही हुआ। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। 9 अगस्त की सुबह तक ऑपरेशन जीरो आवर के तहत दिल्ली को उसमें वायसराय था, जितने भी चोटी के नेता थे सभी गिरफ्तार। और गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया तथा बाकी जो नेतागण थे वो सब वो एक ट्रेन पर बैठाकर यहाँ से अहमदनगर के किले में भेज दिया गया। पहली पीढ़ी के नेता जिस समय गए और जिस समय प्रस्ताव पारित हुआ तो पहले बॉम्बे अशांत हो गया। और 8 आप देखोगे कि 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक बॉम्बे अशांत रहा। वहां पर तोड़फोड़, रेलवे लाइन तोड़ना, बाकी चीजें शुरू हो गई। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक कलकत्ता अशांत हो गया। 11 अगस्त को पटना सचिवालय के सामने ऊपर झंडा को सेक्रेटेरिएट के ऊपर लहराते हुए 7 लोग गोली के शिकार हुए, लेकिन मरते हुए भी झंडा को नीचे गिरने नहीं दिया। जो आप अभी भी आप देखेंगे वहां पर पुस्तक एनसीईआरटी की पुस्तक पर भी तस्वीर है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर, और आप पटना में देखेंगे उसका फिगर भी है, स्टैचू भी, और कई जगहों पर स्टैचू उसका बना है। ये था सैक्रिफाइस लोगों का। लोग बिल्कुल ही। और 15 अगस्त के करीब यह फैल गया ग्रामीण क्षेत्र में, और बिहार के भोजपुरी से यूपी के भोजपुरी क्षेत्र में फैल गया, और बलिया और गाजीपुर में जीतू पांडे के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार स्थापित हो गई। उधर बंगाल के मिदनापुर में एक जातीय सरकार स्थापित हो गई। उधर सतारा के में नाना पाटिल के अधीन एक समानांतर सरकार स्थापित हो गई।
और इस तरह से पूरे ग्रामीण क्षेत्र में उसको कर्नाटक पद्धति भी कहते हैं। किसान भी छापामार पद्धति से सरकारी संस्थानों पर हमला करते थे। लेकिन जैसे ही आंदोलन उग्र हुआ वैसे ही सरकार का भी दमन चक्र कहर बनकर टूटा। कहर बनकर सरकार का दमन चक्र टूटा, क्योंकि उसमें जो दमन चक्र हुआ वो भी अभूतपूर्व था। ट्रेन में बैठकर गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट के जवान जाते थे और रेलवे लाइन पकड़कर वो जा रहे हैं, और जहां रेलवे लाइन टूटा मिलता गाड़ी रुकती वहां से उतरते, और वहां से उतरकर और सीधा तब तक रेलवे पटरी का निर्माण पर मैकेनिक लग जाते, उधर शुरू हो जाता और घंटे 2 घंटे टाइम लगने हैं, तब तक वो पास के गांव में चले जाते, और पास के गांव में जाकर तब तक वो आसपास के गांव में चले जाते, और पास के गांव में जाकर वे सीधा वहां पर हमला करते, और जो लोग दिख जाते उनको गोली मार देते, गांव में आग लगा के निकल जाते। ऐसा उग्र दमन, हेलीकॉप्टर से गोलियां चलाई। तो जो दमन हुआ वो भी अपने आप में बहुत अभूतपूर्व दमन था, ऐसा कभी नहीं देखा गया था राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जनता की तरफ से भी हिंसा हुई, गांधी जी ने कभी इसकी आलोचना नहीं की। गांधी जी ने इस हिंसा की घटना को कहा कि सरकार के द्वारा की गई जो संगठित हिंसा है, तो सरकार के द्वारा की गई संगठित हिंसा के प्रति यह एक हताश प्रतिक्रिया है। सरकार के द्वारा की गई जो संगठित हिंसा है उसके विरुद्ध एक हताश प्रतिक्रिया है। इट इज सिंपली अ डेस्परेट रिएक्शन। ओके, तो जेल में ही गांधी जी थे, तो उन्होंने एक अनशन रखा कि भाई इतनी हिंसा हुई है, इतने खून खराबे हुए हैं, हमको अपने आत्मा से पश्चाताप करना चाहिए। बल्कि स्वास्थ्य उनका गिरने लगा, लेकिन जेल में ही उन्होंने मतलब अनशन किया। और एक बात और ही भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में है, तो भारत छोड़ो आंदोलन एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसको अधिकृत रूप में कांग्रेस ने वापस नहीं लिया, गांधी जी ने वापस नहीं लिया। स्वयं अपनी मौत मर गया लेकिन इसे वापस नहीं लिया। ये तो देखो, ये तो घटनाक्रम है। 1943 में वैसे भी दमन के सामने पहले तो 2-3 चीजें हुई। पहले तो शहरी क्षेत्रों में आंदोलन हुए, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में गया तो किसानों ने हमला किया, किसानों पर दमन हुआ तो शांत होने लगा। तब कुछ बुद्धिजीवी इसमें शरीक हुए, और बुद्धिजीवी और जो छात्र थे वो भी काफी इसमें शरीक हुए, और वहां कुछ गुप्त संगठन बनाकर और तब सरकार से संघर्ष करने लगे। जैसे बिहार और नेपाल की सीमा पर जयप्रकाश नारायण ने एक समानांतर सरकार स्थापित कर दी। इस प्रकार से बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन को जारी रखा। 1943 तक आंदोलन लगभग शांत पड़ गया, क्योंकि सरकार का भी बहुत दमन था, लेकिन गांधी जी भी अड़े रहे, इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे, चाहे हिंसा हो या कुछ, लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिया। ये तो घटना है, लेकिन इस केस से जुड़े हुए 1-2 प्रश्न है जो मैंने आपको दिया हुआ है, उस पर नजर डाल लीजिए। एक है, भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे को प्राथमिकता की पहली सूची में ला दिया। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको देखो हमने बहुत अच्छे ढंग से डाल दिया टिप्पणी की प्रश्न। यह प्रश्न अपने स्वरूप में हाइपोथेटिकल है। कीवर्ड्स है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत की स्वतंत्रता प्राथमिकता पहली सूची टिप्पणी, ये कीवर्ड्स को पहले मैंने सेलेक्ट करके दे दिया। मतलब राइटिंग का रूल्स आपको बताना है, तो यहाँ पर आप तो जानते हो कि ऑनलाइन वाले में लिख के दिखाने में थोड़ा आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उत्तर मैं आपको मॉडल के रूप में भी दूं। तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह आंदोलन न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे सशक्त और मुखर साबित हुआ, बल्कि इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्राथमिकता की पहली सूची में लाकर रख दिया। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। इस आंदोलन का स्वरूप इतना व्यापक रहा था कि इसने पूरे भारत को अपने आगोश में ले लिया। इतना ही नहीं, इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट कर दिया कि अब भारतीय जनता स्वतंत्रता से कम किसी समझौते पर तैयार नहीं होगी। एक बिंदु ये हो गया, यहाँ पर देखो डॉट करके हमने छोटा छोटा बिंदु में बांटा है। दूसरा, इस आंदोलन में काफी हद तक वर्गीय हितों को शून्य हो जाने का संकेत मिला था। अब भारतीय जनता वास्तविक शत्रु को पराजित करने के लिए आपसी भेदभाव भुलाने के लिए तैयार थी। सबसे बढ़कर अब जब तक ब्रिटिश को ऐसा विश्वास था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन होगा वो अहिंसक आंदोलन होगा, परंतु भारत छोड़ो आंदोलन ने सिद्ध कर दिया भविष्य में जो आंदोलन होगा उसमें हिंसा और अहिंसा के बीच स्पष्ट भेद करना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रिटिश के लिए खतरे की घंटी थी। देखो तीसरा पॉइंट, यह आंदोलन कांग्रेस के पूर्व आंदोलन से भिन्न था, क्योंकि इस आंदोलन में पहली बार राष्ट्रवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच समझौता रहित संघर्ष का चरम रूप दिखा दिया था। अब राष्ट्रीय आंदोलन की एकमात्र मांग स्वतंत्रता बन गई थी। मतलब भारत छोड़ो के आह्वान के बाद पीछे नहीं मुड़ा जा सकता था। औपनिवेशिक सरकार के साथ भविष्य में जो भी वार्ता होनी थी वो सत्ता के हस्तांतरण के मुद्दे पर। तो थोड़ा सा आप लोग देखना, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछना। अंकुल ये सब ठीक है? इस प्रकार स्पष्ट है कि इस आंदोलन ने स्वतंत्रता को प्राथमिकता की पहली सूची में। छापामार पद्धति का मतलब छिप कर वार करना, उसी को छापामार पद्धति को गुरिल्ला पद्धति कहते हैं। समानांतर सरकार का मतलब एक अलग सरकार बनाना, कि हम सरकार को नहीं मानते, अपनी सरकार बना लीजिए स्वतंत्र सरकार, कि भाई हमारी एक स्वतंत्र सरकार है, हम इस सरकार को नहीं मानते हैं, उसको कहते हैं समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट। जो स्वतंत्र सरकार आप बना लेते हो, अपनी सरकार को नहीं मानते हो, तो उसको पैरेलल गवर्नमेंट कहते हैं।
अब हम आपको लास्ट जो मैंने आपको डायग्राम है पेबेल योजना उसमें बताता हूं। इसमें लास्ट आपकी है पेबेल योजना। देखिए ये जो मई जून 1945 में योजना आई, और यह योजना क्या है, राष्ट्रवाद की प्रगति होगी, संप्रदायवाद की प्रगति होगी, इसको थोड़ा समझ लीजिए। मैं आपको याद ही करवा देता हूं। 1945 तक, जैसे पहले तो आप जानते हो कि लिलिथगो भारत के वायसराय थे। लिलिथगो के बाद नए वायसराय के रूप में वेवेल का आगमन हुआ। वेवेल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वो साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश सेना के कमांडर थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो फ्री हुए और उनका ट्रांसफर हो गया इंडिया के वायसराय के रूप। इंडिया के वायसराय बनकर आए। 1945 में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने गुडविल जेस्चर के रूप में, गुडविल जेस्चर के रूप में, एक अच्छे सद्भावपूर्ण नीति के प्रतीक के रूप में, जो कांग्रेस के जो गिरफ्तार नेता थे उन नेताओं को पहले आजाद किया, फिर उनको आजाद करवाया। पहला काम तो ये किया, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। फिर उनके सामने एक प्रस्ताव रखा जिसको कहते हैं वेवेल योजना। ये मई जून में योजना रखी, मई में। वो योजना में कहा कि देखिए वायसराय के पास, वायसराय के काउंसिल में कुल 12 सदस्य थे।